गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा प्रदेश में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो सर्वप्रथम आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप लोग उसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के इतिहास में प्राचीन इतिहास उसका और उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास में क्या है। सर्वप्रथम देखेंगे दोस्तों, अवध के नवाब शहादत खान, जिसने बुरहान उल मुल्क की उपाधि धारण की। शहादत खान को बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता था दोस्तों। इसने अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। 1739 में शहादत खान ने विष पीकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि वह नादिर शाह से पराजित हो गया था। हुआ यह था कि दोस्तों 1739 में नादिर शाह शहादत खान के ऊपर आक्रमण कर देता है। आक्रमण करने के बाद शहादत खान उससे पराजित हो जाता है। पराजित होने के एवज में उसकी जान बख्शने के एवज में उसने काफ़ी धन मांगा। किसने मांगा दोस्तों? नादिर शाह ने शहादत खान से काफ़ी धन मांगा, लेकिन शहादत खान उतना धन नहीं दे सकता था, इसलिए उसने विष पीकर आत्महत्या कर ली थी दोस्तों। आइए दोस्तों, नेक्स्ट है शहादत खान के बाद सफदरजंग अवध का नवाब बनता है। शहादत खान के बाद सफदरजंग अवध का नवाब बनता है दोस्तों। इसके बाद शुजाउद्दौला अवध का नवाब बनता है। सफदरजंग इसके बारे में कोई विशेष कहानी नहीं है। शुजाउद्दौला इसके बाद जब नवाब बनता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण नवाब है दोस्तों शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के विरुद्ध मीर कासिम का समर्थन किया था दोस्तों। शुजाउद्दौला जो था दोस्तों, जब अंग्रेजों और जब बक्सर का युद्ध हो रहा था तो शुजाउद्दौला जो था उसने मीर कासिम, मतलब भारत की तरफ से मीर कासिम का साथ दिया था दोस्तों। किसने? शुजाउद्दौला ने। मीर कासिम और शुजाउद्दौला ने एक साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर का युद्ध छेड़ दिया था, जिसमें बहरहाल बक्सर के युद्ध में ये दोनों मीर कासिम और शुजाउद्दौला ये सब पराजित हो गए थे। शुजाउद्दौला का मकबरा अयोध्या के गुलाबबाड़ी में स्थित है दोस्तों। शुजाउद्दौला जो है दोस्तों, उसका मकबरा अयोध्या के गुलाबबाड़ी में अवस्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, नवाब आसफ उद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी। शुजाउद्दौला के बाद दोस्तों आसफ उद्दौला यहाँ का नवाब बनता है, अवध का नवाब बनता है। यह क्या करता है दोस्तों कि यह अंग्रेजों के डर से अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर देता है। और लखनऊ में 1784 ईस्वी में मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़ा बनवाया दोस्तों। 1784 ईस्वी में मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़ा बनवाया। तो लखनऊ में इमामबाड़ा किसने बनवाया था दोस्तों? आसफ उद्दौला ने। अवध का नवाब आसफ उद्दौला ने लखनऊ में इमामबाड़ा बनवाया था दोस्तों। इस इमामबाड़े में स्तंभों का प्रयोग नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये पूछा जा सकता है कि लखनऊ का इमामबाड़ा किसने बनवाया था, अर्थात उसमें कितने स्तंभ थे। तो उसमें कोई स्तंभ नहीं था दोस्तों, ये आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, 1798 में शहादत अली खां अवध का नवाब बनता है दोस्तों।
आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये जो है पहला नवाब जो है दोस्तों, इसका नाम सआदत खां है, जबकि 1798 में जो नवाब बनता है उसका नाम सआदत अली खां है। यह नवाब बनता है। इसके बाद सआदत अली खां के बाद अगला नवाब बनता है दोस्तों गजीउद्दीन हैदर। गजीउद्दीन हैदर अगला नवाब बनता है, जो क्या करता है, लखनऊ में पश युद्ध शुरू करता है। गजीउद्दीन हैदर लखनऊ में पश युद्ध शुरू करता है दोस्तों, और उसे यह कार्य करके बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। नेक्स्ट है दोस्तों नासिरुद्दीन हैदर। गजीउद्दीन हैदर के बाद नासिरुद्दीन हैदर अगला नवाब बनता है। यह ज्योतिष एवं खगोल में रुचि रखते हैं। जो नासिरुद्दीन हैदर अगले नवाब है दोस्तों, ये ज्योतिष और खगोल में रुचि रखते थे। एक खगोली उपकरणों को, इनके बारे में कहा जाता था कि ये खगोली उपकरणों को अपने साथ लेकर सोते थे। नेक्स्ट है दोस्तों मोहम्मद अली शाह। यह 1837 ईस्वी में नवाब बने, और फिर अगले नवाब बने दोस्तों अमजद अली शाह। अगले नवाब बने 1882 में। फिर अगले नवाब बने दोस्तों वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो है यह अवध के अंतिम नवाब थे दोस्तों। वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। तो दोस्तों कुछ इसमें से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं कि लखनऊ में पश युद्ध किसने शुरू करवाया दोस्तों, तो ये आ गया दोस्तों गजीउद्दीन हैदर। और फिर इमामबाड़ा किसने बनवाया लखनऊ में, वो हो गया दोस्तों आपका आशफ उद दौला। शुजाउद्दौला का मकबरा दोस्तों कहाँ है, अयोध्या के गुलाबबाड़ी में स्थित है। और नेक्स्ट है दोस्तों बक्सर के युद्ध में कौन मीर कासिम का साथ दिया था दोस्तों, वो था शुजाउद्दौला। और अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी, सआदत खां ने की थी। ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी हो सकता है दोस्तों, नासिरुद्दीन हैदर किस चीज में विश्वास रखता था, ज्योतिष एवं खगोल में रुचि रखता था दोस्तों यह, और ज्योतिष खगोलीय उपकरणों को अपने साथ लेकर के सोता था। ये भी पूछा जा सकता है कि अवध के पहले या अवध के अंतिम नवाब का कौन थे दोस्तों। अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली था, और अवध के पहले नवाब थे दोस्तों सआदत अली खां। अब हम लोग दोस्तों वाजिद अली शाह के विषय में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। हम लोगों ने अभी पढ़ा था दोस्तों कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह थे। वाजिद अली शाह गायक, संगीतकार, नर्तक, कलाकारों के संरक्षक तथा वास्तुकला में रुचि रखते थे। ये वाजिद अली शाह जो थे दोस्तों, एक गायक, संगीतकार, नर्तक आदि कलाकारों के संरक्षक थे दोस्तों, और वास्तुकला में भी रुचि रखते थे। अर्थात ये दिन भर या रात भर केवल गाना, संगीत, नर्तकों के साथ व्यस्त रहा करते थे। 7 फरवरी 1856 को लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। जब वाजिद अली शाह, लॉर्ड डलहौजी ने देखा कि वाजिद अली शाह जो अंतिम नवाब थे अवध के, एक गीत, संगीत और अन्य कलाकारों में व्यस्त थे, तो उन्होंने, लॉर्ड डलहौजी जो था यह अति चालाक था दोस्तों, इसने जो है कुशासन का आरोप लगा करके अवध को अपने में मिला लिया, अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता है। आइए देखते हैं दोस्तों अब हम लोग 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था दोस्तों। 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था।
इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। 1857 की क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम मेरठ से हुई थी दोस्तों। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जगहों पर निम्नलिखित लोगों ने निम्नलिखित जगहों से क्रांति का नेतृत्व किया था। आइए देख लेते हैं दोस्तों किस जगह से किसने नेतृत्व किया था इस क्रांति का। दोस्तों लखनऊ में बेगम हजरत महल ने लखनऊ में इसकी शुरुआत की थी। ये बेगम हजरत महल थी कौन दोस्तों? बेगम हजरत महल वाजिद अली शाह, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी बेगम हजरत महल। क्योंकि वाजिद अली शाह तो दोस्तों गाने और संगीत नर्तकों में व्यस्त थे और उसका बेड़ा किसे संभालना पड़ा दोस्तों? बेगम हजरत महल को। आखिरकार बेगम हजरत महल का खून खौला और उन्होंने 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किया दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कानपुर में नाना साहब जो हैं दोस्तों ये बेड़ा संभालते हैं। और फिर बरेली में खान बहादुर खान बरेली से। झांसी से महत्वपूर्ण है दोस्तों, एक पॉइंट इसका महत्वपूर्ण है, ये आपको जो है लिख करके रटना होगा दोस्तों। एक पॉइंट महत्वपूर्ण है 1857 की क्रांति का उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्लाह। बहुत पूछा जाता है दोस्तों कि फैजाबाद में किसने जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो वो थे दोस्तों मौलवी अहमद उल्लाह। इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली, ये भी बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। कालपी से दोस्तों तात्या तोपे और मथुरा से देवी सिंह नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का। और मेरठ से दोस्तों कदम सिंह। मेरठ से कौन कर रहा था नेतृत्व दोस्तों? मेरठ से कदम सिंह कर रहे थे। आइए देखते हैं दोस्तों झांसी के बारे में कुछ जान लेते हैं कि जो झांसी ये है रानी लक्ष्मीबाई वाला झांसी दोस्तों। इस झांसी को देख लेते हैं कि झांसी की स्थापना 1613 ईस्वी में वीर सिंह बुंदेला ने की थी। झांसी की स्थापना किसने की दोस्तों? वीर सिंह बुंदेला ने की थी। डलहौजी ने झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के तहत झांसी को भी अपने साम्राज्य में मिला लेता है, जिससे रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, जिसके कारण रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अंग्रेज क्या करते हैं दोस्तों? झांसी को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई जो हैं यह झांसी की रानी हुआ करती थी उस समय। ये जो है इनसे यह बात सहन नहीं होती है, ये निकल पड़ती हैं अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर देती हैं। फिर अंग्रेजी व्यक्ति थे एक, उनका नाम था दोस्तों जनरल ह्यूरोज जो था दोस्तों, उसने कहा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में एक कथन कहता है दोस्तों, और कहता है कि विद्रोहियों में यदि कोई जवान मर्द था तो वह रानी थी। अर्थात रानी लक्ष्मीबाई को कहता है विद्रोहियों में अगर कोई जवान मर्द था तो वह रानी थी, अर्थात रानी लक्ष्मीबाई। अब इसके आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यदि आप लोगों को पसंद आया हो दोस्तों एक लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा दोस्तों। बड़ी तपस्या हो रही है इस क्लास के लिए, बड़ी तपस्या हो रही है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं नाना साहब के विषय में कुछ जान लेते हैं। नाना साहब कौन थे? इनका मूल नाम था दोस्तों गोविंद। नाना साहब जिन्होंने कानपुर से भिठुर से 1857 की क्रांति में भाग लिया था दोस्तों,
उनका मूल नाम क्या था दोस्तों? गोविंद था। और इनके परिवार में इनका चर्चित नाम क्या था दोस्तों? तो इनका चर्चित नाम धोधो पंत था दोस्तों। क्या नाम था दोस्तों? धोधो पंत था। पालन पोषण इनका किसने किया था दोस्तों? पेशवा बाजीराव द्वितीय ने इनका पालन पोषण किया था। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने इन्हें गोद लिया था दोस्तों, किन्हें? नाना साहब को गोद लिया था। इनका पालन पोषण भिठूर कानपुर में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, अंग्रेजों से हारने के बाद कौन दोस्तों? नाना साहब। नाना साहब अंग्रेजों से हारने के बाद ये नेपाल चले जाते हैं, अर्थात नेपाल भाग जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल के विषय में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। वाजिद अली शाह की पत्नी थी ये दोस्तों। ये भी पराजित होने के बाद अपने पुत्र बिरजीत कादिर के साथ नेपाल पलायन कर जाती हैं। ये भी पराजित होने के बाद 1858 में पराजित होने के बाद अपने पुत्र बिरजीत कादिर के साथ नेपाल चली जाती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जून 1858 में उत्तर प्रदेश, अर्थात जिसे संयुक्त प्रांत कहा जाता है दोस्तों। उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता था उस समय? संयुक्त प्रांत कहा जाता था। संयुक्त प्रांत में विद्रोह समाप्त हो जाता है, अर्थात उत्तर प्रदेश में जो 1857 का विद्रोह था दोस्तों, जून 1858 में समाप्त हो जाता है। जुलाई से दिसंबर 1858 तक सभी स्थानों पर अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो गई, अर्थात जहां जहां पर 1857 का विद्रोह हुआ था वहां पर पुनः अंग्रेजों ने अपनी सत्ता कायम कर ली दोस्तों, अर्थात स्थापित कर ली। 1858 में ही दिल्ली को उत्तर पश्चिम प्रांत, फिर संयुक्त प्रांत को उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना गया दोस्तों, और उत्तर पश्चिम प्रांत से दिल्ली को अलग कर दिया जाता है दोस्तों, अलग कर दिया गया, और राजधानी को आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। उस समय जो प्रदेश की राजधानी थी, उत्तर प्रदेश की राजधानी अर्थात उत्तर पश्चिम प्रांत की जो राजधानी थी दोस्तों आगरा, इसे जो है शिफ्ट कर दिया, कहाँ शिफ्ट कर दिया गया दोस्तों? इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया गया। अब दोस्तों आइए आगे देख लेते हैं। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र आता है दोस्तों। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब आता है दोस्तों? 1 नवंबर 1858 में आता है। इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज के मिंटो पार्क में, इलाहाबाद के प्रयागराज, जो इलाहाबाद है दोस्तों अब वो प्रयागराज हो गया है, के मिंटो पार्क में एक यहाँ पार्क है दोस्तों जिसका नाम मिंटो पार्क है, के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था दोस्तों। जो घोषणा पत्र था विक्टोरिया का, महारानी विक्टोरिया का, उसे किसने पढ़ा था दोस्तों? तो तत्कालीन वायसराय थे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने इसे पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था दोस्तों? इलाहाबाद के या प्रयागराज के मिंटो पार्क में पढ़ा था। प्रयागराज के कहाँ पढ़ा था? मिंटो पार्क में पढ़ा था। मिंटो पार्क का नाम अब बदल गया है दोस्तों, बहुत ही रोचक तथ्य है यह भी। मिंटो पार्क का नाम मदन मोहन मालवीय पार्क हो गया है। मिंटो पार्क का नाम बदल करके मदन मोहन मालवीय रख दिया गया है दोस्तों। आइए दोस्तों अब कांग्रेस के विषय में जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस था दोस्तों उसके क्या तथ्य थे दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के क्या क्या तथ्य हैं दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं। कांग्रेस की स्थापना जो है दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को सोमवार के दिन हुआ था। इसका रिलेशन उत्तर प्रदेश से बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पढ़ लिए हम लोग, देख लेते हैं। प्रथम अधिवेशन में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 लोग शामिल हुए थे दोस्तों। टोटल कितने लोग शामिल हुए थे? 72 लोग शामिल हुए थे, जिससे यूपी से, उत्तर प्रदेश से 8 लोग शामिल हुए थे। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। उत्तर प्रदेश से कितने लोग शामिल हुए थे दोस्तों? टोटल 8 लोग उत्तर प्रदेश से शामिल हुए थे। आइए उनका नाम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको याद हो गया तो अच्छी बात है,
देख लेते हैं दोस्तों। पहला नाम है दोस्तों गंगा प्रसाद वर्मा। गंगा प्रसाद वर्मा प्रथम अधिवेशन में शामिल हुए थे कांग्रेस के। दूसरे थे दोस्तों प्राणनाथ पंडित। तीसरे इनका नाम था दोस्तों मुंशी ज्वाला प्रसाद। इनका क्या नाम था? तीसरे का नाम मुंशी ज्वाला प्रसाद। और चौथे थे दोस्तों जानकी नाथ घोषाल। पांचवें थे रामकली चौधरी। और छठवें बाबू शिव प्रसाद चौधरी। सातवें थे दोस्तों लाला बैजनाथ। और आठवें थे बाबू जमुना दास। ये 8 लोग दोस्तों कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में शामिल थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 8 के 8 उत्तर प्रदेश से थे दोस्तों। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों कांग्रेस में कुछ आगे देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज़ादी तक कितने कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे दोस्तों। आइए देखेंगे अब हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कितने कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे। तो आइए देख लेते हैं। ये हो गया दोस्तों क्रम, और ये हो गया वर्ष, और ये हो गया स्थान, और उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। अर्थात पहला अधिवेशन देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में दोस्तों। यह 1888 ईस्वी में हुआ था। पहला अधिवेशन 1888 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। यह इलाहाबाद में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जॉर्ज यूले इसके अध्यक्ष थे। ये अंग्रेजी थे दोस्तों, जॉर्ज यूले अंग्रेजी थे। ये ही अध्यक्ष चुने गए थे दोस्तों। दूसरा अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1892 ईस्वी में। यह भी इलाहाबाद में हुआ था और WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। तीसरा है दोस्तों 1899। इसका अधिवेशन लखनऊ में हुआ था दोस्तों। इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों उनका नाम था रोमेश चंद्र दत्त। रोमेश चंद्र दत्त। नेक्स्ट अधिवेशन है दोस्तों 1905 ईस्वी में हुआ था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है दोस्तों। कहाँ हुआ था दोस्तों? बनारस हुआ था, और बनारस में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। एक पहला अधिवेशन बहुत बार पूछ लिया गया है दोस्तों, और ये चौथा वाला अधिवेशन जो गोपाल कृष्ण गोखले बनारस वाला अधिवेशन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 1910। यह कहाँ हुआ था दोस्तों? इलाहाबाद में हुआ था, और विलियम बिडर वर्न जो है इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है दोस्तों 1916 में हुआ था दोस्तों, और कहाँ हुआ था दोस्तों? लखनऊ में हुआ था। इसके अंबिका चरण मजुमदार इसके अध्यक्ष थे। 1925 में कहाँ हुआ था दोस्तों? कानपुर में यह अधिवेशन हुआ था, और बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है। इस अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्षा दोस्तों सरोजनी नायडू जी थी। कानपुर अधिवेशन 1925 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। इसकी अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। 1936 ईस्वी में दोस्तों लखनऊ अधिवेशन हुआ था फिर से, और यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 1946 में नेक्स्ट अधिवेशन हुआ था। इसके कहाँ हुआ था दोस्तों? मेरठ में हुआ था। इसकी अध्यक्ष थी दोस्तों JV कृपलानी इसके अध्यक्ष थे। मेरठ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? JV कृपलानी थे। यह कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। आइए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं आगे चल करके। टोटल दोस्तों आइए फिर से एक बार देखेंगे कि टोटल उत्तर प्रदेश में प्रथम अधिवेशन में टोटल कितने लोग शामिल हुए थे? टोटल 8 लोग शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश में कितने अधिवेशन हुए दोस्तों? 9 अधिवेशन हुए। उत्तर प्रदेश में प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में 8 लोग शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश में टोटल कितने कांग्रेस अधिवेशन हुए दोस्तों? टोटल 9 कांग्रेस अधिवेशन हुए थे, जिसमें महत्वपूर्ण अधिवेशन को देख लीजिए दोस्तों। पहला है दोस्तों जॉर्ज यूले वाला, कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों बनारस वाला, गोपाल कृष्ण गोखले वाला। यह बनारस में हुआ था 1905 ईस्वी में।
और यह कानपुर वाला दोस्तों सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्ष थी, 1925 में हुआ था। और फिर जवाहरलाल नेहरू ये जो है लखनऊ अधिवेशन में 1936 में थे दोस्तों। टोटल 9 कांग्रेस अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुए थे। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं, कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व की संख्या कितनी थी? 74 थी। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था दोस्तों उसमें टोटल 8 लोग उत्तर प्रदेश से शामिल थे, जबकि द्वितीय अधिवेशन में 74 लोग उत्तर प्रदेश से शामिल थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 1888 में उत्तर प्रदेश में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय प्रांत के गवर्नर कौन थे दोस्तों? ऑकलैंड कॉल्विन। एक पूछा जा सकता है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के पहले अधिवेशन के समय प्रांत का गवर्नर कौन था, तो आप लोग बताएंगे दोस्तों ऑकलैंड कॉल्विन था। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में तिलक शामिल हुए थे। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में तिलक ऐसे बड़े नेता थे जो शामिल हुए थे। यह कब हुआ था दोस्तों? 1916 ईस्वी में हुआ था। और ये जानना जरूरी है कि इस अध्यक्ष के यह जानना जरूरी है दोस्तों कि 1916 में लखनऊ जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष दोस्तों अंबिका चरण मजुमदार जी थे। नेक्स्ट है दोस्तों 1917 में उत्तर प्रदेश होम रूल लीग की स्थापना उत्तर प्रदेश में होती है दोस्तों, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? उसके अध्यक्ष होते थे मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू उत्तर प्रदेश में होम रूल लीग के अध्यक्ष थे दोस्तों, और इसी के महामंत्री थे दोस्तों। महामंत्री कौन थे दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू जिसे कहते हैं दोस्तों, पीटी नेहरू, अर्थात मोतीलाल नेहरू के पुत्र पीटी नेहरू इसी लीग के महामंत्री थे। नेक्स्ट है दोस्तों, देख लेते हैं 1919 के रॉलेट एक्ट को सरकार द्वारा वापस न लेने पर जून 1920 में इलाहाबाद में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें स्कूल, कॉलेज और अदालतों का बहिष्कार किया गया दोस्तों। 1919 में अंग्रेज जो थे दोस्तों वे रॉलेट एक्ट लाते हैं इंडिया में, इसका बहिष्कार करते हैं इंडियन। और जून 1920 में इलाहाबाद में भी एक सर्वदलीय बैठक बैठी इसका बहिष्कार करने के लिए, जिसमें स्कूल, कॉलेज और अदालतों का बहिष्कार किया गया दोस्तों। इस प्रकार प्रथम असहयोग आंदोलन तथा खिलाफत आंदोलन की नींव इलाहाबाद में रखी गई दोस्तों। बहिष्कार करने के बाद दोस्तों असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन की नींव रखी गई, और 1920 में ही असहयोग आंदोलन को इलाहाबाद में स्वीकार कर लिया गया। अब इसके आगे हम लोग इसके इतिहास को अगले स्लाइड में पढ़ेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं अगले स्लाइड में क्या होता है। आइए दोस्तों आधुनिक उत्तर प्रदेश का जो आधुनिक इतिहास है उसे आगे देखते हैं दोस्तों। 20 जून को गांधी जी की अध्यक्षता में खिलाफत आंदोलन को स्वीकार कर लिया गया दोस्तों, और यह कहाँ स्वीकार किया गया था दोस्तों? इलाहाबाद में 20 जून 1920 को। अब नेक्स्ट है दोस्तों अगला फैक्ट देखते हैं। अक्टूबर 1920 असहयोग आंदोलन को मुरादाबाद में कांग्रेस के प्रांतीय सम्मेलन में स्वीकार कर लिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, अब स्वीकार कर लिया जाता है तो असहयोग आंदोलन चालू हो जाता है। तो चौरी चौरा कांड के विषय में आप लोगों ने खूब सुना होगा दोस्तों, आज देख भी लेते हैं हम लोग। यह गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ था। उस समय क्या समय था दोस्तों? 4 फरवरी 1922 को। यह कांड कब हुआ था दोस्तों? इसका समय है 4 फरवरी 1922
1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था दोस्तों। यह कैसे हुआ दोस्तों? क्रोधित भीड़ ने 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया था दोस्तों। इस कांड में 22 पुलिस कर्मियों को, क्रोधित भीड़ थी दोस्तों असहयोग आंदोलन के समय, और उसने जो है 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया था। चौरी चौरा कांड में एक पुलिस स्टेशन था, उसमें बंद करके उनको लॉक करके 22 पुलिस कर्मियों को भीड़ ने वहीं पर पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन ही जला दिया था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। इसमें बता दे थोड़ा सा दोस्तों ट्रिक है कि जो चौरी चौरा कांड है इसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी। और यह कब हुआ था दोस्तों? 1922 में हुआ था। देख लीजिए दोस्तों, 1922 में 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु होने के कारण 1922 में ही 12 फरवरी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। मतलब चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को होता है, उसमें कितने लोग मरते हैं दोस्तों? 22 लोग मरते हैं। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है। क्या जबरदस्त कनेक्शन है दोस्तों, इसमें भी 22, इसमें भी 22 और इसमें भी 22। आइए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर इस पार्टी की स्थापना की थी और इस पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों 1924 में पत्रकार सत्यभक्त एक पत्रकार थे दोस्तों, जिन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। इस दल का पहला सम्मेलन कानपुर में हुआ था दोस्तों। उसके अध्यक्ष कौन थे? पेरियार जी इसके पहले अध्यक्ष थे दोस्तों। अब नेक्स्ट है पार्टी दोस्तों नेशनलिस्ट पार्टी। नेशनलिस्ट पार्टी का उदय कैसे होता है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। हुआ ये कि स्वराज पार्टी की जब स्थापना होती है तो उसके कुछ समय के बाद 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है। चित्तरंजन दास की मृत्यु के पश्चात मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू के बीच में एक अनबन हो जाती है, जिसके कारण मदन मोहन मालवीय ने एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था नेशनलिस्ट पार्टी। इनके साथ 2 लोग और आए दोस्तों, एक जयकर भी आए और लाला लाजपत राय भी आए। तो इन तीनों लोगों ने मिल करके नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना की 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों 1930 में मदारी पासी ने एका आंदोलन चलाया था दोस्तों। आ सकता है दोस्तों एका आंदोलन किसने चलाया था? तो मदारी पासी जी ने चलाया था। आइए दोस्तों काकोरी कांड को देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास का एक पन्ना है दोस्तों। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी को यह कांड हुआ था दोस्तों। इसमें षड्यंत्र क्या था तो दोस्तों, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी ये दोनों लोगों ने मिल करके सरकारी खजाना लूटने का प्रयास किया था। सरकारी खजाना कहाँ था दोस्तों? यह ट्रेन में था दोस्तों। यह कौन सी ट्रेन थी? 8 डाउन सहारनपुर टू लखनऊ पैसेंजर। इस ट्रेन में कुछ सरकारी खजाना जा रहा था दोस्तों। इसमें 2 लोग शामिल थे लूटने वाले, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी। जांच करता था दोस्तों, जब इन लोगों ने लूटा तो जांच बैठाई गई। उसमें एक व्यक्ति को चुना गया जिसका नाम था दोस्तों तसद्दुक हुसैन जो था दोस्तों, यह जांच कमेटी का इंस्पेक्टर था। यही बहुत ही तेज पुलिसकर्मी था दोस्तों। मजिस्ट्रेट कौन था दोस्तों? जो न्याय दे रहा था उसका नाम दोस्तों था एनुद्दीन था उस मजिस्ट्रेट का नाम। और सरकारी वकील कौन था दोस्तों? सरकारी वकील थे
जगत नारायण मुल्ला। जगत नारायण मुल्ला जो सरकारी वकील थे, ये हो गया दोस्तों काकोरी कांड। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसके आगे देखेंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों को मैटर पसंद आ रहा हो दोस्तों तो अवश्य एक लाइक और शेयर अवश्य करें दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी पैरवी खुद कर रहे थे। राम प्रसाद बिस्मिल अपनी पैरवी काकोरी कांड, जो काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल जब शामिल हुए थे दोस्तों तो इन्हें जेल हुई थी, तो उसमें जो पैरवी मतलब वकील की जगह स्वयं पैरवी कर रहे थे। काकोरी कांड में कौन कौन से लोग शामिल थे दोस्तों, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि एक नाम मैं भूल गया था, रोशन सिंह को, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में और रोशन सिंह को नैनी जेल भेजा गया था दोस्तों, और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल भेजा गया था, और इन लोगों को वहीं पर फांसी दे दिया गया दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में कुछ जान लेते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 ईस्वी में एमपी में अर्थात मध्य प्रदेश में हुआ था दोस्तों। इनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में हुआ था। ब्रिटिश पुलिस के साथ गोलाबारी हुई थी दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद की। आज़ाद ने पुलिस अध्यक्ष नाट बॉबर और पुलिस अधिकारी विश्वेश्वर सिंह को घायल कर अंततः स्वयं को गोली मार कर शहीद हो गए दोस्तों। आज़ाद की पिस्तौल इलाहाबाद संग्रहालय में है, जो देखना चाहे वो जाकर के इनकी पिस्तौल को देख सकता है। नवंबर 1928 को नेहरू ने लखनऊ में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था दोस्तों। लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 1928 ईस्वी में, नवंबर 1928 ईस्वी में नेहरू ने, पीटी नेहरू ने किसका बहिष्कार किया था दोस्तों? साइमन कमीशन का। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। 1931 में मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में करबंदी आंदोलन प्रारंभ किया था। करबंदी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? मोतीलाल नेहरू ने। कब किया था दोस्तों? 1931 ईस्वी में। कहाँ से किया था दोस्तों? इलाहाबाद से किया था। ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में होता है दोस्तों। 1937 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कुल 164 सामान्य सीटों में से कांग्रेस को 134 सीटें मिली थी। ये केवल रख लीजिए, याद रखिए दोस्तों। इसके अंदर जाएंगे तो बहुत लंबा इतिहास हो जाएगा, तो अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। उत्तर प्रदेश से केवल इतने रिलेशन रखता है दोस्तों। गोविंद बल्लभ पंत संयुक्त प्रांत में 1937 में गठित कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री थे। देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री थे संयुक्त प्रांत के। कहाँ के प्रधानमंत्री थे दोस्तों? संयुक्त प्रांत के 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों 9 अप्रैल 1938 को गांधी जी को घोषित आदेश, गांधी जी 9 अप्रैल 1938 को गांधी जी के घोषित आदेशों के अनुसार मद्य निषेध लागू करने के लिए सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के एटा और मैनपुरी को चुना गया था दोस्तों। गांधी जी के घोषित आदेशों के अनुसार मद्य निषेध करने का प्रयास किया गया था उस समय, जिसे उत्तर प्रदेश के एटा और मैनपुरी को चुना गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तारी के बाद जवाहरलाल नेहरू को गोरखपुर जेल में रखा गया था, इसलिए गोरखपुर जेल ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। अब थोड़ा सा और रह गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास, नेक्स्ट स्लाइड तक खत्म हो जाएगा दोस्तों, कर लेते हैं।
थोड़ी सी उबन भी आपको महसूस हो रही होगी, मुझे लग रहा है, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड तक खत्म कर देंगे दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड है दोस्तों। एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी दोस्तों। इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी दोस्तों? बनारस में की थी। किसने की थी? एनी बेसेंट जी ने की थी, जिसे आगे चलकर मदन मोहन मालवीय ने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अर्थात BHU में बदल दिया। तो नेक्स्ट है दोस्तों सर सैयद अहमद खान। यह मुस्लिम समाज में सुधार के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाते हैं दोस्तों, इन्होंने चलाया था। नेक्स्ट है दोस्तों सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो बाद में दोस्तों मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। आइए दोस्तों उत्तर प्रदेश के नाम के ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अब आधुनिक इतिहास लगभग समाप्त ही हो गया है पूरी तरीके से। देख लेते हैं दोस्तों। 1 जनवरी 1836 से उत्तर प्रदेश का नाम क्या था दोस्तों? उत्तर पश्चिम प्रांत था। फिर 15 फरवरी 1877 से क्या नाम बदल गया दोस्तों? उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध आगरा। इसका नाम पूरा नाम क्या हो गया? उत्तर पश्चिम प्रांत अवध आगरा। फिर 22 मार्च 1902 से संयुक्त प्रांत अवध आगरा हो गया दोस्तों। क्या हो गया? संयुक्त प्रांत अवध आगरा हो गया। फिर 1 अप्रैल 1937 से संयुक्त प्रांत के नाम से जाना गया दोस्तों उत्तर प्रदेश। आइए दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। 1 अप्रैल 1946 से इसे स्वायत्त स्थित प्रांत कहा गया दोस्तों, जबकि 24 जनवरी महत्वपूर्ण है दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को इसे उत्तर प्रदेश नाम दिया गया, जो अब भी वर्तमान में वही नाम है दोस्तों। 24 जनवरी को प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश दिवस हर वर्ष मनाती है दोस्तों। जो प्रदेश सरकार है उत्तर प्रदेश की दोस्तों, वह 24 जनवरी को हर वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। इसलिए मनाती है क्योंकि 24 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा था। उत्तर प्रदेश दिवस सर्वप्रथम 24 जनवरी 2018 को मनाया गया था। यह जो प्रदेश दिवस है दोस्तों 24 जनवरी 2018 को पहली बार मनाया गया था योगी के सरकार में, जो अब लगातार मनाया जाता रहा है। यह हुआ दोस्तों उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास। क्लास थोड़ा लंबा हो गया है, उसका कारण है कि मैं ये सोच रहा था कि एक ही क्लास में उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास खत्म कर दूं। तो दोस्तों यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग एक लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। और आप लोगों से निवेदन है, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम लोग इसी बात से अपनी वाणी को विराम देते हैं दोस्तों। धन्यवाद। कल मिलेंगे।